प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें, जिसमें फ्रिक्शंस के बारे में बताया गया है, फ्रिक्शंस का टाइप के बारे में बताया गया है, फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करेंगे। तीन चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको इस तरह से यहाँ चीज़ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। अगर आपने पेन एंड पेपर लेके बैठा है तो आराम से आप सेल्फ नोट तैयार कर सकते हो और किसी सप्लीमेंट, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ क्लास को समझ भी सकते हो और नोट्स अपने से बना भी सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठें। तो बच्चों, यहाँ पे जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना, तो फ्रिक्शन ये जो टॉपिक है हमारा, ये लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, यानी उसी के अंदर ये टॉपिक आता है हमारा। तो अब यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता है तो बेसिकली वहाँ हमारा डिस्कशन फोर्स पर ज़्यादा होता है। यहाँ भी जो फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो एक फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स, ये एक अपोजिंग फोर्स है। तो थोड़ी चीज़ और इसमें हम लोग क्लियर कर लें कि न्यूटन साहब ऑलरेडी अपने लॉज ऑफ मोशन में बता चुके हैं कि फोर्स जो होता है वो ऑलवेज पेयर में होता है, फोर्स कभी सिंगल में नहीं होता है। तो अगर ये पेयर में होता है, तो जैसे अभी हमने कहा कि अगर ये पेयर में होगा तो मान लिया जाए कि कोई एक सरफेस में कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है, मान लिया इस सरफेस के ऊपर एक कोई बॉडी है, यहाँ पे ये बॉडी है इस सरफेस के ऊपर में, दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी है। अब इस बॉडी को अगर हमने इधर से फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया और प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया अपेरेंटली हल्का फुल्का फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली वो नहीं स्लाइड करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? तो हम लोग कहते हैं कि ये जिस सरफेस पर ये बॉडी रखा हुआ है, ये दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, जिस सरफेस में या जिस बॉडी के सरफेस में ये बॉडी रखा हुआ है, मान लिया ये भी, इसको अगर हम बॉडी कंसीडर कर लें तो ये बॉडी ए हो गया एंड बॉडी बी हो गया। तो अगर हम ये कहें कि बॉडी बी के सरफेस के ऊपर बॉडी ए रखा हुआ है और ए पे हमने फोर्स लगाया, उसमें अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स। अब इसके अंदर चाहे तो मोशन होगा, यानी यहाँ से वो डिस्प्लेस होगा, या इसकी टेंडेंसी होगी, मोशन की टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ मोशन, चाहे तो मोशन होगी या मोशन की टेंडेंसी होगी, मोशन होगी या मोशन की टेंडेंसी होगी। तो टेंडेंसी ऑफ पूरा कर देते हैं, टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो यहाँ बात यह है कि चाहे तो अगर आपने फोर्स लगाया तो चाहे तो उसके अंदर मोशन आ जाएगा, यानी डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, या टेंड टू मूव, यानी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूव, यानी जस्ट खिसकने के हालत में आएगा, या खिसका नहीं होगा, या बिल्कुल ही नहीं खिसकने के हालत में होगा, वट एवर। कहने का मतलब चाहे तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है, फोर्स लगने के बावजूद। मान लिया कि कुछ देर के लिए अभी ये मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में इसलिए है, इसका मतलब है कि इस फोर्स के अगेंस्ट में, इस फोर्स के अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है। अब ये अपोजिंग फोर्स कहाँ से काम करता है? इधर कोई तो ऐसा है नहीं जो इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो कह रहा है कि जिस बॉडी के या जिस सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है, ये सरफेस उसको उधर जाने से रोकने का काम करता है। यानी इस बॉडी के सरफेस पर एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये बी लगा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए बाई बी। बी का सरफेस इस ए पर लगा रहा है। तो अब यह है कि हमने जब इस पर फोर्स लगाया, उसके काउंटर में एक और फोर्स जनरेट हो गया, यानी फोर्स यहाँ पेयर में हो गया और अपोजिट में। सिमिलरली अगर ए इधर की तरफ मान लो कि मूव कर रहा है, मान लिया जाए कि ये यहाँ अब मूव कर रहा है, अब इसके अंदर इसके वेलोसिटी आ गया, मान लो
कि अब v वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये बॉडी पीछे की तरफ जा रहा है। तो ए को ये फील होगा कि बी जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ए अगर इधर की तरफ मूव करने लगेगा तो लगेगा कि बी पीछे की तरफ जा रहा है। जब पीछे की तरफ जा रहा है तो ए का जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस, वो बी पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इसको भी हम लोग कहेंगे फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स ऑन बी बाई ए। तो इस तरह का ये सरफेसेस, बॉडीज के सरफेसेस एक दूसरे के अगेंस्ट में ये फोर्स लगाता है और ये फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोज करता है। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी फ्रिक्शन में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यानी ये अपोजिंग फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की जो टेंडेंसी है उसका वो ऑलवेज अपोज करता है। तो यह हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करनी है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन है द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी F एंड नॉर्मल रिएक्शन R विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ब्लॉक के और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है, इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो इन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस बॉडी के ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इधर की तरफ रोकने के लिए फोर्स लगाएगा जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन हमारा इधर काम कर रहा है जस्ट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में। तो इस फ्रिक्शन को यहाँ पे इसके सेंटर से, इस बॉडी के अंदर से हमने कहा कि इसका डायरेक्शन इधर है फ्रिक्शन का, और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और नीचे की तरफ इसका वेट होगा जिसको हम लोग mg कहते हैं। और चूंकि सरफेस इस mg वेट के कारण नीचे नहीं जा रहा है, mg दैट इज वेट यानी फोर्स के कारण अगर नीचे नहीं जा रहा है, इट मीन्स कि ये सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स या रिएक्शनरी फोर्स या फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। तो कहता है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है या रिएक्शनरी फोर्स है इस सरफेस के कारण इस बॉडी पर, और ये उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लिया कि इधर की तरफ है, ये दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों के इस रिजल्टेंट, ये जो दोनों का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन है। अब इसके वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस एंगल का, यानी अगर हमने यहाँ अल्फ़ा लिया है तो अल्फ़ा, या फिर जैसे हमने यहाँ पे थीटा बोल रखा है तो इसको हम थीटा भी कह सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग थीटा मान सकते हैं। इस एंगल को आप थीटा कंसीडर कर सकते हो। चलो, ये टेन थीटा, अगर हम इसका टेन लेते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं बच्चों, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए ये साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस बिकम्स परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा और ये उसका बेस साइड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर साइड यानी यहाँ हम कह सकते हैं BC, परपेंडिकुलर साइड बोले तो BC अपॉन बेस साइड की बात करेंगे तो OB। अब अगर BC की बात करेंगे तो BC के डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स FC एंड डिवाइडेड अपॉन OB की तरफ जो वैल्यू है हमारा वो नॉर्मल रिएक्शन यानी R है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन R, ये नॉर्मल रिएक्शन R है, तो यहाँ पे R हो गया। अब ये FC को हम जनरली स्मॉल f से डिनोट करते हैं। जनरली अप्लाइड फोर्स को हम कैपिटल F लेते हैं पूरे इस सेशन में, और जहाँ फ्रिक्शन की बात होती है तो हम लोग इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आप FC भी रख सकते हो, कैपिटल F भी रख सकते हो। तो ये हो गया आपको फ्रिक्शन। और R जो है, ये R जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो mg यानी वेट को बैलेंस करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस इज वेट यानी mg हो गया। या अगर आप mg नहीं रखते हैं
तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे एफ, स्मॉल एफ कर देते हैं यहाँ पे स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ अपॉन आर भी रख सकते हैं। और अगर हम फ्रिक्शन के लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है कि ये म्यू आर होता है। क्या होता है? म्यू आर। इसमें एस लगा देते हैं, चूँकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर आप चाहो तो इसको म्यू एस लगा सकते हो और यहाँ पे आर लगा दिया, डिवाइडेड अपॉन ये आर हो गया, आर आर कैंसिल कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर हम कहें तो ये म्यू एस हो गया। ये म्यू एस पता है हमें, म्यू एस को कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं अगला, जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग जनरली जैसे अल्फा से डिनोट करा है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कह रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में किसी चीज़ को आप रख दो और धीरे 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 इसको हॉरिजॉन्टल से इसको इंक्लाइन करो और तब तक इस सरफेस को, इस प्लेन को इंक्लाइन करो जब तक कि इस पर रखी हुई चीज़ खिसकने के हालत में ना आ जाए। मतलब खिसकना नहीं चाहिए, जस्ट खिसक सकता है, खिसकने के पोजीशन में आ जाए तब तक इसको रेज करना, इस साइड, इस इंक्लाइन प्लेन को उठाना है। तो जितने एंगल से आप इसको उठा दोगे वो एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। कह रहा है द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन with the horizon at which a body placed on it just begins to slide। यानी एंगल ऑफ रिपोज क्या है? किसी इंक्लाइन प्लेन पर हम किसी बॉडी को रखते हैं और ये तब तक इस बॉडी को रख करके हम प्लेन को, इंक्लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइन को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं तब तक जब तक कि ये बॉडी जिसके ऊपर वो जो सरफेस के ऊपर में रखा हुआ है वो खिसकने के हालत में ना आ जाए, तब तक हम इसको रेज करते हैं। और मान लिया कि अब बॉडी खिसकने की हालत में आ चुका है, अब इसको और फर्दर रेज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस समय जो ये एंगल आ रहा है हमको, दिस एंगल अल्फा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज के वैल्यू को भी हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, जब ये खिसकने की हालत में आएगा, यानी जब खिसकने के हालत में आएगा तो हमें ये देखना है कि इसको इधर की तरफ ले आने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर किसी तरफ जाता है, कोई भी चीज़ किसी की तरफ, किसी डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो ऑब्वियसली कोई फोर्स उस पर लगता होगा। विदाउट एनी फोर्स, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी ये कह रखे हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, अगर कोई बॉडी है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो कोई फोर्स लगने के बिना वो अपनी जगह से वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। तो अगर ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होगा, ऑब्वियसली कोई एक फोर्स तो काम कर रहा होगा। अब हमें तलाश करना कि कौन सा फोर्स है जो इसको इधर की तरफ काम करता लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका वेट देखते हैं। किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और वेट को हम लोग यहाँ mg से डिनोट करते हैं। और इस बॉडी को, इस प्लेन को जितने एंगल से आप रेज करोगे तो ये जो इसका नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है, ये वेट के साथ, इसके साथ उतने एंगल से वो बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ाओगे तो ये एंगल भी हमारा बढ़ता जाएगा, यानी दिस एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। अब अगर ये एंगल हमें पता चल गया कि ये एंगल अल्फा है, दिस इज अल्फा, अगर ये अल्फा हमें पता चल गया तो अब इस अल्फा एंगल के हिसाब से अब इस mg का हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे, इस वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अगेंस्ट में इसी डायरेक्शन में करेंगे, तो जिसके साथ वो एंगल बनाता है हम लोगों ने कहा था उसको mg cos थीटा लिखना है, और दूसरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो mg sin थीटा होगा। तो अब इस फिगर से बच्चों अब ये समझ में आ रहा है कि ये बॉडी जो इधर की तरफ आ सकता है, इसको लेके आने वाला जो फोर्स है वो mg sin थीटा है, लेकिन आ नहीं रहा है। अगर वो आ नहीं रहा है तो ऑब्वियसली कोई फोर्स तो है जो इधर की तरफ इसको रोक रहा है, कोई तो फोर्स है। तो हमने कहा कि इसको दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी जिस इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, इंक्लाइन प्लेन उस बॉडी के सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस को ऊपर की तरफ खींचना चाहता है, वो नीचे आना चाहता है, उसको अपोज करने का जो अपोजिंग फोर्स है यानी फ्रिक्शन वो इधर की तरफ लग रहा है,
जस्ट इस डायरेक्शन में अपोजिट ऑफ दिस फोर्स। तो इसका मतलब ये खिसक नहीं रहा है, खिसकने के हालत में आ चुका है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है एफ, दिस वेरी फ्रिक्शन यानी स्मॉल एफ, ये एफ का जो वैल्यू है ये mg साइन थीटा के बराबर है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जैसे किसी प्लेन पे कोई चीज़ अगर रखा हुआ है तो ये बॉडी उस प्लेन को कितना थ्रस्ट लगाता है, एक्सर्ट करता है, और ये प्लेन इस बॉडी को अपने प्लेन के परपेंडिकुलर कितना फोर्स बैलेंस करने के लिए लगाता है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। यानी ये जो R है, ये R का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं। ये फ्रिक्शन जो है इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ऑल्दो ये जो लॉ है या फिर जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का देते हैं, वास्तव में लिमिटिंग फ्रिक्शन कह के कोई चीज़ होता नहीं है। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो फ्रिक्शन की अगर टाइप की बात करें, मेनली जो दो टाइप है, उस दो टाइप में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है और एक डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अगर हम कहें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अदर टाइप नहीं है, इनफैक्ट वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग उसको Fs से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, Fs अपॉन R कर दें, तो ये हो जाएगा mg, यहाँ पे एंगल हमने थीटा नहीं अल्फा ले रखा है बच्चों, तो इसमें अल्फा एंगल हम लोग को ज़्यादा सूट कर रहा है, तो यहाँ अल्फा कर दिया। तो mg साइन अल्फा एंड डिवाइडेड अपॉन ये हो गया mg cos अल्फा। अब यहाँ पे mg को अगर हम कैंसिल कर देते हैं, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा को हम लोग tan अल्फा कहते हैं, तो दिस इज tan अल्फा। अब ये tan अल्फा का वैल्यू अगर देखें हम लोग, तो tan अल्फा इक्वल टू हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम बात करें लिमिटिंग फ्रिक्शन का, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs का, तो Fs का वैल्यू जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, Fs अपॉन R का वैल्यू हम लोगों ने इसको μs कहा है, ऑलरेडी ये वैल्यू दे रखा है हम लोगों ने। Fs अपॉन R का वैल्यू ये हम लोग μs कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो tan अल्फा हो गया ये μs यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ tan अल्फा का वैल्यू μs ही देखा है। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोगों ने थीटा ले रखा है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा हो जा रहा है, यानी अल्फा इक्वल टू थीटा, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी किसी बॉडी का किसी सरफेस के ऊपर रखने से एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, उसको अगर बेहतर तरीके से समझना है तो हम लोग जिस सरफेस में रखें उसको धीरे धीरे होराइजन के साथ उसको रेज करते हैं, उठाते हैं, और जब वो खिसकने के हालत में आ जाएगा उस समय इस एंगल को मेजर कर लेंगे। दैट वेरी एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारा हुआ एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग आगे बढ़ते हुए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज हम लोगों ने देख लिया। अब अगला जो देखेंगे वो है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में हम कितना काम करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन की बात होगी तो यहाँ ऑब्वियसली हमारा दो स्पेशल केस आएगा। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें हम बॉडी को डिस्प्लेस करने की बात करेंगे, वो अगर होराइजन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो एक तो उसके केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे, और जब कोई इंक्लाइन प्लेन हो और उसमें किसी चीज़ को स्लाइड करने, उठाने, नीचे करने की बात हो तो वहाँ पे वर्क करेंगे। तो दो केस में इसका स्टडी करेंगे। पहला केस देख रहे हैं हम लोग अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग में कितना ये वर्क डन होता है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ देख रहा है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया है, F लगाया है, और हमारे जो लगाए गए फोर्स है उसी फोर्स के अगेंस्ट में ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स इनफैक्ट दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस में लग रहा है, यहाँ लग रहा है, इस जगह लग रहा है, लेकिन हम लोग दिखा रहे हैं कि इधर लग रहा है, इसके अपोजिट में
एक फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है और इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम करता है और इसको बैलेंस ये सरफेस करता है नॉर्मल रिएक्शन R से। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन की बात करते हैं। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे S है। तो अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन बराबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F S cos थीटा। या F का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है मैग्नीट्यूड में स्मॉल f। अब इसको अगर हम स्मॉल f कहें मैग्नीट्यूड में, और रही बात यहाँ पे कॉस थीटा s का वैल्यू, s डिस्प्लेसमेंट कितना करा, s करा, और ये इस डायरेक्शन में इसको ले जा रहा है तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एस और f का वैल्यू होता है म्यू आर। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लॉस पढ़ा हम लोगों ने म्यू आर है और यहाँ म्यू के साथ यहाँ एस लगा देते हैं, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये म्यू आर इंटू एस। और अगर और थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आर का वैल्यू जो है ये आर बैलेंस कर लेता है किसको, एम जी को। तो ये बैलेंस करता है एम जी को, तो यहाँ एम जी एस करेंगे तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया हमारा एम एस या सॉरी म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब ये डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है। अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग में हम लोग वर्क करना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। अब सवाल है कि इंक्लाइन प्लेन को फिर हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक तो यह है कि इसको हम लोग व्हेन द ब्लॉक इज मूव्ड अप, ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरा है कि ऊपर से हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। तो पहले केस में देख लेते हैं व्हेन द ब्लॉक मूव्ड अप, ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ मूव करा। तो अब मान लिया कि हमने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया और बॉडी को यहाँ से यहाँ तक खिसका दिया, डिस्प्लेसमेंट S है। तो अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो ये एफ एस कॉस थीटा होगा, और अगर और आगे बढ़ाएंगे एफ एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ हो जाएगा एफ एस। अब ये देखना है कि ये F के अगेंस्ट में कोई फोर्स काम कर रहा है क्या, इस F को कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है क्या। चूँकि बॉडी को जब हम यहाँ से वहाँ की तरफ ले जाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करने में अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो एक्सीलरेशन, इसका मतलब है कि ले जाने वाला फोर्स और पीछे की तरफ रोकने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा जब बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन ना होगा। तो ले जाने वाला फोर्स हमारा कौन है, F है, एक्सटर्नल फोर्स F है। अब इसको रोकने का काम कौन करता है, जैसे इस mg वेट का एक इधर की तरफ जो कंपोनेंट है वो mg साइन थीटा है। एक तो ये इसको रोकने का काम करता है, दूसरा जब इस बॉडी को, इस ब्लॉक को आप ऊपर ले जाओगे तो जिस सरफेस में जा रहा है वो सरफेस इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकने का काम करेगा, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हमारा F का वैल्यू है वो mg साइन थीटा प्लस F हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस F और इंटू यहाँ पे S। फिर यहाँ पे mg साइन थीटा प्लस F क्या होता है, तो म्यू आर होता है। तो यहाँ पे म्यू आर लिख करके यहाँ S कर दिया। अब यहाँ म्यू आर में म्यू को जो है ना म्यू के करेंगे या म्यू एस नहीं करेंगे, क्योंकि म्यू एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी मूव नहीं करेगा, मूव करने के हालत में आएगा बट मूव नहीं करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में होता है कि वो मूव कर रहा होता है। तो जब बॉडी को अब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी तो मूव कर रहा है, और जब बॉडी मूव करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, वो काइनेटिक होगा। तो यहाँ पे बस सिंपली बात है, यहाँ पे म्यू के लगा देना है। और अगर और थोड़ा सा इसमें आप मॉडिफिकेशन चाहते हो वैल्यू को फर्दर, तो यहाँ म्यू के तो रहेगा। अब आर का वैल्यू, और ये आर को बैलेंस कौन कर रहा है, आर को ये कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। तो यहाँ पे आप
एम जी कॉस थीटा लगा सकते हो, और बाहर में यहाँ एस है। बेहतर है कि एम जी हमारा इसमें कॉमन आउट हो जाता है, तो एम जी को हम कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, एंड बाहर में ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में ये वर्क डन हो गया। अब कह रहा है कि जब बॉडी को हमने इंक्लाइन सरफेस के ऊपर लेके गया तब ये वर्क डन है। अगर बॉडी को जस्ट उसका डिफरेंट वे में अगर हम ये कि अगर वो ऊपर में और उसको नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करते हैं फोर्स लगा करके, उस समय हम कितना वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमारा दूसरा सेक्शन ये है, व्हेन द ब्लॉक इज मूव्ड डाउन, जब ब्लॉक को हम लोगों ने नीचे की तरफ डाउन की तरफ ले आने की कोशिश करा, यानी ब्लॉक को हम नीचे की तरफ लाते हैं, डाउन की तरफ लाते हैं। मान लिया कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में किसी बॉडी को यहाँ से मान लो हमने इस डाउन की तरफ लेके आने की कोशिश करा, इसका वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे mg हो जाएगा, और कितने एंगल से रेज हुआ है, मान लो थीटा एंगल से रेज हुआ है, तो इधर की तरफ जो इसका एंगल होगा थीटा हो जाएगा, और इस mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। दूसरी बात, इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, दिस इज r। अब हम लोग करते क्या है, अब इसमें एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स इस बॉडी पर इधर की तरफ लगाते हैं। जब इस बॉडी को इधर की तरफ फोर्स लगा के लेके आते हैं तो इस फोर्स के साथ साथ इस mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा भी हमारा काम कर रहा है, उसका भी टेंडेंसी है बॉडी को इधर लाना, तो ये दोनों मिलके इधर ला रहा है। अब इधर की तरफ कोई तो रोकने का काम करेगा। अब रोकने का काम यहाँ जो कंपोनेंट कर रहा है बच्चों, वो कंपोनेंट यहाँ पे कर रहा है, यानी ये सरफेस और ये बॉडी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये जो इंक्लाइन प्लेन का सरफेस और बॉडी का कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके दोनों के बीच टेंजेंशियल ये इधर की तरफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये फ्रिक्शन इसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि जब हम ला रहे होते हैं तो यहाँ हमारा एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो है, एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन नहीं का मतलब है कि एक्सीलरेशन कंप्लीट यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब जो फोर्स उसको कैरी करेगा, यानी जो फोर्स इसको इधर की तरफ लाना चाहेगा और उसको रोकना चाहेगा, मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यूं कहें कि इसको डिस्प्लेस करने वाला फोर्स कौन है, तो ये पूरा फोर्स इसको डिस्प्लेस करने का काम करता है, तो ये पूरा फोर्स इसको डिस्प्लेस करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या क्या फोर्स हमारा काम करेगा, तो अब यहाँ देखना है कि ये जो हमारा फोर्स है, दिस हमने जो फोर्स लगाया F, इस फोर्स के साथ क्या शामिल हो गया, mg sin थीटा शामिल हो गया। अब ये इक्वल किसका हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में फ्रिक्शन का हो जाएगा। हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा F माइनस mg sin थीटा, और यहाँ F का मतलब होता है म्यू के आर mg sin थीटा, और यहाँ पे म्यू के और R जो है इसको बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, ये हुआ mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। अब ये वैल्यू हो गया एक्सटर्नल फोर्स का, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ हमारा कॉमन आउट आने का है, ये mg हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू के cos थीटा एंड माइनस यहाँ पे आ गया sin थीटा, ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू आ गया। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स ने यहाँ से यहाँ तक जो इसको डिस्प्लेस करा, डिस्प्लेसमेंट अगर S है, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो वर्क होता है Fs cos थीटा, Fs और cos थीटा यहाँ जीरो दोनों एक ही तरफ है, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो cos जीरो हो जाएगा, cos 0 1 Fs। अब यहाँ F का वैल्यू यहाँ कितना है, यह mg म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा एंड s, तो ये वर्क का फॉर्मूला हो गया। दिस इज mg म्यू के cos थीटा
म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द बॉडी मूव डाउन, जब बॉडी को हम इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तब इतना वर्क करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ एंड होता है। आप बच्चों इसी तरह से आप लगे रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, आप देखते रहें। आप इसको जब भी देखो, जब भी इसको विजुलाइज करो, तो मेरा सजेशन आपको मैं यही बार बार दूंगा कि आप पेन एंड पेपर लेके आप ज़रूर बैठो, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको जूम करके आराम से पॉज करके आप आराम से इत्मीनान से लिख सकते हो। और नोट्स के लिए आपको किसी PDF या किसी सप्लीमेंट, किसी असाइनमेंट की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ये नोट होगा आपका खुद का लिखा हुआ नोट होगा। रही बात समझाने का काम, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आप समझ ही रहे हो और नोट्स भी आप खुद लिख रहे हो, तो आपको किसी भी ऐड की ज़रूरत, मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।